Very good morning students, welcome to the class. So in last class we were doing chapter number 2 in your history book from trade to territory. ठीक है, तो अभी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. ओपन योर हिस्ट्री बुक एंड ओपन पेज नंबर 16. ओपन पेज नंबर 16. टीपू सुल्तान, the tiger of Mysore. Right? Tipu Sultan, the tiger of Mysore. The company restored to direct military confrontation when it was a threat to its political or economic interest. तो कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, समय समय पे जब उसके जो है पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई खतरा होता था, यानी कि उनको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खतरा महसूस होता था किसी भी नवाब से, किसी भी राजा से, महाराजा से, तो वो क्या कर देते थे, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन यानी कि सेना भेज के आक्रमण कर देते थे, यानी कि युद्ध करते थे. ठीक है, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर. इसको हम मैसूर की जो स्टेट थी उससे समझते हैं. मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782. जो मैसूर राज्य था उस समय में, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत मजबूत हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे जो है अच्छी लीडरशिप मैसूर में थी. वहाँ पे पावरफुल कुछ रूलर्स हुए जैसे कि हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, और उनके फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799 तक इन्होंने जो है रूल किया. मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डिनम. अब मैसूर के पास क्या था, मैसूर जो है मालाबार कोस्ट को, जो मालाबार का तट था उसको कंट्रोल करता था, जहाँ से जो कंपनी थी वो क्या खरीदती थी, पेपर यानी काली मिर्च और कार्डिनम यानी कि इलायची खरीदती थी. ठीक है, तो उस कोस्ट को जो है कौन कंट्रोल करता, मैसूर. ठीक है. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the courts of his kingdom. अब क्या हुआ, 1785 में टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि हमारे तट से यानी कि मालाबार कोस्ट से अब ना तो जो है सैंडलवुड यानी कि चंदन, ना ही पेपर, काली मिर्च और ना ही कार्डेमम इनका यानी कि इलायची का जो है एक्सपोर्ट होगा, यानी कि दूसरे देशों में जाएगी. एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और उसने क्या है, लोकल मर्चेंट्स, लोकल जो व्यापारी थे उनको भी मना कर दिया कि तुम अंग्रेजों के साथ कोई भी व्यापार नहीं करोगे. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. अब इसके रिलेशनशिप किससे थे, अच्छे, फ्रेंच से. फ्रेंच भी तो इंडिया में आए थे बिजनेस करने, तो ये अंग्रेजों को तो इसने मना कर दिया किसी भी तरह का ट्रेड करने से उनके साथ, लेकिन फ्रेंच के साथ इसके रिलेशन, फ्रेंच जो लोग थे बिजनेसमैन थे उनके साथ इसके रिलेशन अच्छे थे. एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और फ्रेंच लोगों की मदद से इसने क्या करा, अपनी जो सेना थी उसको बहुत ही मॉडर्नाइज यानी कि आधुनिक बना लिया. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, अब ब्रिटिश लोग जो थे वो डरे हुए थे. क्यों, क्योंकि उनको दिख गया था कि ये जो है टीपू सुल्तान बहुत ही पावरफुल रूलर है, इसने अपने मिलिट्री को भी मजबूत कर लिया और हमारे साथ किसी भी तरह का ट्रेड करने से मना कर रहा है. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. अब उन्होंने टीपू सुल्तान और उसके जो फादर थे हैदर अली, उनको कैसे देखा, उनको ये लगते थे कि ये बहुत ही एम्बिशियस हैं, यानी कि इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और ये बहुत ही एरोगेंट, यानी कि एरोगेंट क्या होता है, जो कि बड़ा ही बदतमीज टाइप का होता है. ठीक है, और डेंजरस है. तो अंग्रेज इनको इस तरीके से देखते थे और उनको लगता था कि इनको कंट्रोल करना या इनको कुचल देना बहुत ज़्यादा जरूरी है. 4 wars were fought with मैसूर. अब मैसूर के साथ अंग्रेजों ने कितनी लड़ाई लड़ी, 4 लड़ाई. 1767 से 69, 80 से 84 और 90 से 92 और फिर 1799 में. Only in the last, the battle of सेरिंगापट्टनम did the company ultimately win a victory. 3 में हारी, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी, और सिर्फ लास्ट में ही उसको जो है टीपू सुल्तान को हराना पॉसिबल हुआ. टीपू सुल्तान वाज डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम. मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स एंड अ सब्सिडियरी अलायंस वाज इंपोज्ड ऑन द स्टेट. अब क्या हुआ, लास्ट वॉर में टीपू सुल्तान मारा गया
और जो उसकी कैपिटल थी, जो उसकी राजधानी थी सेरिंगापट्टम को, उसको जो है अंग्रेजों ने ले लिया। मैसूर को क्या करा, वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडेयार्स, यानी कि टीपू सुल्तान से पहले जो डायनेस्टी थी, जो किंगडम थी, उनको जो जिसका नाम था वुडेयार्स, उनको सौंप दिया गया और इसको अंग्रेजों की एक अलायंस यानी कि सब्सिडरी जो है बना दिया गया स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है आपको, ये पिक्चर गिवन है यहाँ पे। यहाँ में क्या दिख रहा है, कॉम वैली इज रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज होस्टेजेस प्रिंटेड बाय डैनियल और में 1793। इसमें हमें दिख रहा है कि जो टीपू सुल्तान के 2 सन हैं उनको जो है अंग्रेज हॉस्टेजेस यानी कि बंदी बना रहे हैं। द कंपनी फोर्सेज वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। अब कंपनी फोर्सेस थी, जो कंपनी की जो सेना थी, उसको टीपू सुल्तान और उसके फादर हैदर अली ने बहुत सारी लड़ाइयों में जो है हरा दिया था। But in 1792, attacked by the combined forces of Marathas, the Nizam of Hyderabad and the company, Tipu was forced to sign a treaty with the British by which 2 of his sons were taken away as hostages. अब क्या हुआ, बहुत सारी वॉर में तो इसने अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन एक लास्ट टाइम में क्या हुआ था, एक तो मराठा इसके अगेंस्ट आ गए, दूसरे हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भी मिल गया अंग्रेज़ों के साथ, और तीसरी अंग्रेज कंपनी जो खुद थी। ठीक है, तो 3 लोगों ने मिलके जब टीपू सुल्तान पे आक्रमण किया तो टीपू सुल्तान मजबूर हो गया ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी यानी कि एक संधि करने के लिए, जिसके अनुसार उसके 2 बच्चों को, 2 लड़कों को जो है अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। ब्रिटिश पेंटर ऑलवेज लाइक पेंटिंग सीन्स दैट शोड द ट्रायम्फ ऑफ ब्रिटिश पावर। अब जो ब्रिटिश पेंटर्स होते थे उनको बहुत अच्छा लगता था ऐसी पेंटिंग्स को बनाना जहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो जीत को दिखाया जा रहा हो। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना कि ब्रिटिशर्स ने कैसे टीपू सुल्तान को हरा के उसके 2 बच्चों को, 2 लड़कों को बंदी बनाया था। ठीक है, द लेजेंड ऑफ टीपू। लेजेंड मीन्स होता है मतलब कि किसी महान पर्सन की जो है कहानियाँ, जो किंवदंतियाँ होती हैं, जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। किंग आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड एंड देयर पावर ग्लोरिफाइड थ्रू फोक लेयर, यानी कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके बारे में जो है कुछ ना कुछ कहानियाँ उनके बारे में जो है फोक लेयर में यानी कि लोक कथाओं में प्रचलित हो जाती हैं। Here is a legend about टीपू सुल्तान who became the ruler of मैसूर in 1782। इसी तरीके से टीपू सुल्तान के बारे में भी एक जो है लेजेंड है जिसको हम देखते हैं। इट इज सेड दैट वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद अ फ्रेंच फ्रेंड। वो अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ एक बार शिकार पे जंगल में गया। देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर। वहाँ उसका सामना किससे हुआ, टाइगर से। हिज गन डिड नॉट वर्क एंड हिज डैगर फेल टू द ग्राउंड। ना तो उसकी बंदूक चली और जो उसका डैगर यानी कि जो उसका नाइफ, एक तरीके का नाइफ होता, खंजर जिसको बोलते हैं, वो भी गिर गया। ना तो बंदूक चली उसकी, ना ही और जो उसका खंजर था वो भी गिर गया। He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger। अब उसने क्या करा, बिना किसी हथियार के ही टाइगर से जो है लड़ाई करी और नीचे उतर के अपना खंजर उठाने में कामयाब रहा। फाइनली he was able to kill the tiger in the battle। और फाइनली उसने उस लड़ाई में टाइगर को मार दिया। After days he came to be known as the tiger of मैसूर। और इस इंसिडेंस के बाद जो है टीपू सुल्तान को क्या बुलाया जाने लगा, द टाइगर ऑफ मैसूर। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग। और उसका जो फ्लैग था उस पर भी उसने जो है टाइगर की इमेज बनवा रखी थी। अब यहाँ पे आपको एक टॉय जैसा दिख रहा है इधर, ये द टीपूज टॉय टाइगर। ये क्या था, टीपू का एक टॉय था टाइगर। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोजेस्ड। ये एक बड़ा जो है मैकेनिकल टॉय है जो कि टीपू के पास होता था। यू कैन सी ए टाइगर मॉल्टिंग अ यूरोपियन सोल्जर। अब यहाँ पे क्या है, एक जो है खिलौना है टाइगर के शेप में, वो एक यूरोपियन को जो है हरा रहा है। ठीक है, कुचल रहा है एक तरीके से। व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न्ड द टॉय टाइगर रोल्ड एंड द सोल्जर श्रिंक। क्या होता है, जब इसके हैंडल को घुमाया जाता था तो टाइगर तो रोल करता था, गुर्राता था, गरजता था, और जो सोल्जर था वो कराता था यानी कि चिल्लाता था। दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। अब इसको कहाँ, ये टॉय टाइगर कहाँ पे है, लंदन की एक म्यूजियम में है जिसका नाम
विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में। द ब्रिटिश took it away when Tipu Sultan died, defending his capital Seringapatam on 4 May 1799। अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान को हराने के बाद इसको अपने साथ जो है इंग्लैंड यानी कि लंदन ले गए थे। वॉर विद द मराठास, अब हम देखते हैं मराठा जो थे उनके साथ कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब लेट 18th century में क्या हुआ, जो कंपनी थी उन्होंने जो है मराठाओं को भी हराना और कुचलना शुरू कर दिया। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered। अब जब जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761 में जो हुई थी, उसमें जो मराठा हार गए थे, उसके बाद जो वो सपना देखते थे कि वो दिल्ली से रूल करेंगे, दिल्ली कैपिटल थी ना, तो वो उनका जो सपना था दिल्ली से रूल करने का वो shattered यानी कि टूट गया था। They were divided into many states under different chiefs। Sardars belonged to dynasties such as सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। अब जो मराठा की जो स्टेट्स थी उसको छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारी स्टेट्स में बांट दिया गया और किसके अंडर में, सरदार के अंडर में, जिनको चीफ्स बोलते थे, ठीक है, जो कि अलग अलग डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune। अब ये जो अलग अलग चीफ्स थे इनको इन सबके साथ एक जो है पेशवा की संधि हुई। कन्फेडरेसी होता है, एक संधि करी, और ये पेशवा जो क्या था, ये जो है मिलिट्री का चीफ था, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव का चीफ था, और कहाँ पर था ये, पुणे में। महाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमैन ऑफ लेट 18th century। ये जो दोनों थे ये क्या थे, फेमस सोल्जर्स भी थे और जो है राजनेता भी थे लेट 18th century के। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वार। जो मराठा थे अंग्रेजों ने उनको कई जो है युद्धों में, कई लड़ाइयों में जो है कुचला था। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री। जो पहली लड़ाई थी जो कि 1782 में खत्म हुई, उसमें कोई भी जो है क्लियर जीत किसी की भी नहीं हुई थी। द सेकेंड एंग्लो-मराठा वॉर 1803-05 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and territory north of the Yamuna River, including Agra and Delhi। जो दूसरी लड़ाई थी जो कि अंग्रेजों और मराठा के बीच में हुई, जो कि अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ी गई, उसमें क्या हुआ, अंग्रेज कामयाब हुए उड़ीसा को जीतने में और जो है आगरा और दिल्ली को जीतने में, ठीक है। तो उड़ीसा भी अंग्रेजों के कब्जे में हो गई, दिल्ली और आगरा भी। फाइनली द थर्ड एंग्लो-मराठा वॉर ऑफ 1817 and 19 क्रश्ड मराठा पावर। और फाइनली जो तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठा पावर को पूरी तरह से कुचल दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। अब जो पेशवा थे उनको कहाँ भेज दिया गया, कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया, जहाँ पे उनको पेंशन देके जो है रहना था। यानी कि अब वो ना तो कहीं के ऑनर थे, ना ही कहीं के राजा थे, ना ही कहीं के चीफ थे, सरदार थे, सिंपली वो क्या थे, पेशवा, उनको सिंपल एक पेंशन मिलती थी और वहाँ रहने को मजबूर हो गए। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। अब विंध्यास के साउथ में जितने टेरिटरी थी उन सब पे अंग्रेजों का जो है कंट्रोल हो गया था। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी क्या होता है, मतलब सर्वोच्च कौन है। अब अंग्रेजों को क्या लगने लगा था कि हमने इतनी सारे टेरिटरीज को विन कर लिया है, तो जो है वो क्लेम करने लगे थे पैरामाउंटेसी को, मतलब कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जो है दिखाने लगे थे, क्लेम करने लगे थे। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परस्यूड एन अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब ये सारे एग्जाम्पल जो हमने देखे तो इससे हमें पता चलता है कि 19th century आने तक, शुरुआत तक जो क्या था, अंग्रेजों ने बहुत तेजी से और बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, इसलिए ताकि वो जो टेरिटरीज पे जो राज्य थे इंडिया के उनपे कब्जा कर सके और अपना एक्सपेंशन कर सके। एक्सपेंशन मतलब अपना विस्तार कर रहे थे अपनी टेरिटरीज को, एक के बाद एक अपने टेरिटरीज अपने कब्जे में ले रहे थे। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे तब से 1813 से लेके 1823 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड। एक नई पॉलिसी बनाई जिसका नाम था पैरामाउंटेसी। इसका मतलब होता है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, ठीक है, सबसे बेस्ट कौन है। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स।
पावर कुछ भी है, यानी उनकी पावर से, इंडियन स्टेट्स की पावर से हमारी पावर जो है ज़्यादा बड़ी है। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। अब ये कहने लगे कि हमें अगर अपने इंटरेस्ट को, अपने जो हमारे इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने अधिकारों की अगर रक्षा करनी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं मानते थे कि हम किसी को एनेक्स कर ले, यानी कि किसी भी टेरिटरी पे कब्जा कर ले या फिर कब्जा करने की उनको धमकी दें। This view continued to guide later British policy as well। अब यही पॉलिसी जो है आगे चलकर भी ब्रिटिशर्स ने जो है फॉलो करी। This process however did not go unchallenged। लेकिन ये प्रोसेस थी, ये ऐसा नहीं था कि लोग आराम से सरेंडर कर रहे थे, जो भी रूलर थे इंडिया के वो आराम से इनकी शर्तों को मान रहे थे, ऐसा नहीं था। इन अंग्रेजों को काफ़ी सारे चैलेंजेस भी मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, when the British tried to annex the small state of Torur in Karnataka today, Rani Channamma took to arm and led an anti-British resistance movement। अब एक छोटा सा राज्य था कित्तूर नाम का, जो कि अब कहाँ पर है, कर्नाटक में। जो रानी चन्नम्मा थी वहाँ पे, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट चलाया, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829। उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई 1829 में। But Rayana, a poor चौकीदार of संगोली in कित्तूर, carried on the resistance। लेकिन वहाँ का एक चौकीदार था जिसका नाम क्या था, रायन्ना, उसने क्या करा, इस रेसिस्टेंस को, इस विरोध को जारी रखा। With popular support, he destroyed many British camps and records। लोगों को जो है, लोगों का उसको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला हुआ था, उनकी हेल्प से उसने अंग्रेजों को उनके बहुत सारे कैंप को और उनके रिकॉर्ड को जो है नष्ट कर दिया। He was caught and hanged by the British in 1830। उसको 1830 में पकड़ लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और जो है फांसी दे दी गई। You will read more about several cases of resistance later in the book। In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia। लेट 1830 में क्या हुआ, अंग्रेजों को रशिया की चिंता सताने लगी। ठीक है, कैसे? It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest। अंग्रेजों को डर लग रहा था कि रशिया जो है एशिया में अब एक्सपेंड करेगी, यानी कि अपना बिजनेस अब एशिया में फैलाएगी और इंडिया में एंटर करेगी नॉर्थ वेस्ट से। ड्रिवन बाय दिस फियर, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है इंडिया का, वो वहाँ उसको भी वो सुरक्षित कर लें, कि अपने कंट्रोल में ले लें। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there। अब उन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक बहुत लंबा युद्ध लड़ा और कंपनी रूल को जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लिया। सिंध was taken over in 1843। जो सिंध राज्य था उसको 1843 में जो है अपने कब्जे में अंग्रेजों ने ले लिया। नेक्स्ट इन द लाइन वाज पंजाब। उसके बाद किसको लिया? पंजाब को। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हैड wrecked the company। लेकिन पंजाब में क्या प्रॉब्लम आई? जो वहाँ के महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने कंपनी को वापस भेज दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर वर फॉट विद द सिख किंगडम। जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके मरने के बाद भी अंग्रेजों को दो लंबी लड़ाइयाँ सिख किंगडम के साथ करनी पड़ी। अल्टीमेटली 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड। लेकिन फाइनली 1849 में पंजाब को भी उन्होंने एनेक्स कर लिया, यानी कि जीत लिया और अपने में शामिल कर लिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856। देखो जो फाइनल वेव, यानी कि जो फाइनल लहर थी एक एनेक्सेशन की, यानी कि कब्जा करने की, वो किसके अंडर लड़ी गई, किसके अंडर हुई? लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से 56 तक। He devised a policy that came to be known as Doctrine of Lapse। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक जो है पॉलिसी फ्रेम ऑफ करी, जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन होता है एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल। ठीक है। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become part of the company territory। अब इन्होंने क्या एक पॉलिसी बनाई कि अगर कोई राजा महाराजा होगा और उसकी कोई मेल संतान नहीं होगी, यानी कि कोई पुत्र नहीं होगा, कोई सन नहीं होगा, तो उसको वो लैप्स कर जाएगी, यानी कि वो बिखर जाएगी।
वो किंगडम जो होगी वो बिखर जाएगी और अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेंगे। यानी कि अगर किसी राजा को जो है बेटा नहीं होगा तो वो किंगडम अपने आप ही अंग्रेजों के पास मिल जाएगी, अगर उनका उत्तराधिकारी कोई मेल नहीं होगा तो। ठीक है, इसी पॉलिसी को बोलते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब होता है बिखर जाना, गिर जाना, खत्म हो जाना। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। अब अंग्रेजों ने क्या करा, एक के बाद एक जो है बहुत सारे किंगडम को अपने कब्जे में ले लिया इसी प्रिंसिपल के थ्रू। जिनके यहाँ पे बेटा नहीं होता था, यानी कि राजा का कोई बेटा नहीं था, उसको क्या करते थे, वो अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लेते। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, ये सारे जो हैं इनके पास कोई भी मेल उत्तराधिकारी नहीं था इनका। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इन पे कब्जा कर लिया। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। अब 1856 में अवध को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट, दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो है एक जो है एडेड आर्गुमेंट दिया, यानी कि एक पहले तो वो हमेशा अपने बिजनेस का ही वो देते थे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और एडिशनल आर्गुमेंट दिया कि उन्होंने क्या कहा कि वो तो ड्यूटी से बंधे हुए हैं, यानी कि ड्यूटी से मजबूर होकर जो है अवध को कब्जे में ले रहे हैं, टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। इन्होंने क्या बोला कि हम तो है ना ड्यूटी में बन के जो है अवध को कब्जे में ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के लोगों को जो यहाँ का नवाब है उसके मिसमैनेज यानी कि उसकी मिस गवर्नमेंट से बचाना चाहते हैं। इन्होंने ये दिखाया कि यहाँ का जो नवाब है वो है अच्छी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, इसलिए लोगों को बचाने के लिए हमें अवध को कब्जे में करना पड़ेगा। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. अब इस बात से नाराज होकर कि किस तरीके से उनके नवाब की बेइज्जती करके उसको हराया गया और अवध को कब्जे में लिया गया, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अवध के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है मैप दिए गए हैं अलग अलग, ये आपको ये दिखा रही है कि अंग्रेजों ने किस किस तरीके से किस किस टाइम पे धीरे धीरे करके इंडिया को कंट्रोल कर लिया था। क्लियर? सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे सेटअप हुए। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power। जो वॉरेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल रहे थे ब्रिटिशर्स के, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए कंपनी के पावर को एक्सपेंड करने के लिए, कंपनी के पावर को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। अब इसके टाइम तक क्या है, न सिर्फ बंगाल को बल्कि बॉम्बे और मद्रास को भी की पावर को भी जो है अंग्रेजों ने एक्वायर कर लिया था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर broadly divided into administrative units called presidencies। अब जो अंग्रेजों के पहले तो क्या है, राजा महाराजा नवाब ये सब होते थे, लेकिन जब ये सारे राज्य अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिए तो इन्होंने इन राज्यों को प्रेसिडेंसी बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इनकी मेन 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, इनकी क्या कितनी प्रेसिडेंसी होती थी, 3 प्रेसिडेंसी, यानी कि 3 मेन राज्य इन्होंने बना रखे थे, जिसको बोलते थे क्या क्या, कौन कौन से थे वो, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर, और इन तीनों का अलग अलग एक गवर्नर था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल। देखो तीनों का एक अलग अलग गवर्नर होगा और तीनों का जो कंबाइंड होगा उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। अब जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स था ये भी एक पहला गवर्नर जनरल था जिसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें थी उनके बारे में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया, यानी कि सुधार लेके आया, जिसमें से जस्टिस भी एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जस्टिस के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया, सुधार लेके आया। ठीक है, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश। एक नया तरीके का जस्टिस सिस्टम जो है स्थापित किया गया 1772 में। फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होती थी, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी कोर्ट कहते थे, फौजदारी अदालत कहते थे, और एक सिविल कोर्ट होती थी
और जो सिविल मैटर होते थे यानी कि क्रिमिनल से अलग जितने भी मैटर होते थे उनके लिए दीवानी अदालतें बनाई गई। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेजाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। अब जो इन सिविल कोर्ट्स में जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठते थे उनको जो उनके लिए जो मौलवी होते थे या पंडित होते थे वो इंडियन लॉज को जो है इंटरप्रेट करते थे यानी कि उनको समझाते थे। हिंदुओं से रिलेटेड लॉज को पंडित समझाते थे और मुस्लिमों से रिलेटेड लॉज को जो है कौन समझाते थे, मौलवी समझाते थे उनको। ठीक है। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे, सिविल कोर्ट को तो कौन देख रहा था, जो यूरोप के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और उनको ट्रांसलेट करके यानी कि उनको समझाता कौन था, हिंदू पंडित और मुस्लिम जो मौलवी होते थे वो। लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट थी वहाँ पे अभी भी काजी और मुफ्ती होते थे, लेकिन किसके सुपरविजन में होते थे, किसके अंडर काम करते थे, कलेक्टर्स के अंडर काम करते थे। अब काजी क्या होता है, देखो काजी होता है एक जज होता है और मुफ्ती क्या होता है, अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्टर। मुफ्ती क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी लॉ इम्प्लीमेंट किए जाएंगे उनको लोगों को समझाता है, यानी कि उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं उनको आम लोगों को समझाने का काम कौन करता है, मुफ्ती। ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दी गई है, यहाँ पे इस पेंटिंग के नीचे क्या लिखा है, द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय R.G. पोलर्ड 1789। अब यहाँ पे क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स का एक ट्रायल चल रहा है यानी कि कोर्ट में उसकी एक पेशी चल रही है। When Warren Hastings went back to England in 1785, Edmund Burke accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जब वापस इंग्लैंड में गया तो उसके ऊपर एक केस चलाया गया ये कहकर कि इसने जो बंगाल का मिसमैनेजमेंट था उसके लिए ये जिम्मेदार था। This led to an impeachment proceeding in the British Parliament that lasted 7 years। Impeachment क्या होता है, किसी को उसकी पोस्ट से हटा देना, उसको हम क्या बोलते हैं, impeachment। अब ये क्या था, गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, तो अगर इसको इसकी पोस्ट से हटा दिया जाए कोई केस चला के, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे impeachment। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, impeachment। ठीक है, तो इसको एक केस चला के जो 60 साल तक चला इसको impeach कर दिया गया। I impeach the common enemy and oppressors of all। Here is a passage from Edmund Burke eloquent opening speech during the impeachment of Warren Hastings। अब जिसने इसके ऊपर केस किया था उसकी ओपनिंग स्पीच देख लेते हैं। I impeach him in the name of the people of India whose rights he has trodden under his foot and whose country he was turned into a desert। ये क्या कहते हैं कि हम इसको इसके पद से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसने इंडियन जो थे उनके साथ क्या किया था, उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को छीना था और इंडिया कंट्री को एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान मतलब मरुस्थल बना दिया था। लास्टली इन द नेम ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all। कहने का मतलब ये है कि इसको वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है इंडिया के लोगों का दुश्मन बताकर कि इसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, उन पर अत्याचार किए, इसलिए हम इसको इसके पद से हटा रहे हैं। क्लियर। A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretation of local laws based on different schools of धर्मशास्त्र। अब प्रॉब्लम क्या आती थी, देखो जो यहाँ पे हमने पिछले पेज में देखा था ना कि जो पंडित थे वो इंटरप्रेट करते थे यानी कि लॉज को समझाते थे, किनको समझाते थे, जो कि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि अलग अलग पंडित जो है अलग अलग धर्मशास्त्र के अनुसार एक लॉ का अलग अलग मतलब उनको बताता था। तो ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, अब उन सब में एक रूपता लाने के लिए 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। 11 पंडितों को ये बोला गया कि जितने भी हिंदू लॉज है उनको